अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत अरसे से ये सोच रहा था कि जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं और मैं अपनी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, जो हम प्रॉपर्टी डीलर हैं और प्रॉपर्टी को डील करते हुए कोई 10-12 साल हो गए। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो ये कह रहे होते हैं कि हमारे साथ ये मसला हो गया, हमारे साथ वो मसला हो गया। इसी सिलसिले में मैं ये आपके लिए आप समझें कि गाइडलाइन के तौर पे कि आपको प्रॉपर्टी खरीद करने से पहले कौन-सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो मैंने सोचा कि अगर वो बता दूँ तो वो बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये फाइनेंशियल डिसीज़न है और इसमें ज़िंदगी भर की जमा पूँजी लगती है और ये एक सदका जारिया है और मतलब एक ह्यूमैनिटी के तौर पे एक सर्विसेज़ है। उसके हवाले से आज मैं आपको ये बताऊँगा कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन चीज़ों का जो है वो ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आप धोखे, नौसरबाज़ों और मतलब इस तरह के लोग जो एक्सप्लॉइट करते हैं, जो अपने अपने मकासद हासिल करने के लिए लोगों को झूठ-सच बोल के जो है अपनी चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो उनसे धोखेबाज़ों से आप बच सकें। तो उसके लिए इस हवाले से हम आपको 10 पॉइंट्स हैं, जो ये वेरीफाई आप 10 पॉइंट की एक चेकलिस्ट है, वो आप अपने पास लिख लें और मैं अपने जो इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें चेकलिस्ट भी आपसे शेयर करूँगा, ताकि आपको आसानी हो चीज़ें हैंडल करने में और समझने में। वो चेकलिस्ट मैं आपसे शेयर करूँगा वर्ड फॉर्म में, जो डिस्क्रिप्शन में। और उसमें 10 पॉइंट्स में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आप जो ओनरशिप है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप वेरीफ़ाई करें। अब उसमें क्या होता है? उसमें ये होगा मुख्तलिफ़ अगर तो प्रॉपर्टी की सेल डीड वगैरह नहीं हुई हुई है, वो बिल्डर की जो कस्टडी में है, बस बिल्डर ही अभी तक उसको हैंडल कर रहा है। तो उस सूरत में आप बिल्डर ऑफ़िस में उसको वेरीफ़ाई कराएँगे और उस सबसे पहले तो आप जो है उनका एनआईसी जो ओनर है उसका और डॉक्यूमेंट्स में जिसके नाम है, आप मैच करेंगे कि ये दोनों एक ही बंदा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, यानी कि अगर वो बिल्डर फाइल है तो आपको बिल्डर फाइल के पूरे डॉक्यूमेंट्स जिसमें रिसीट्स होंगी, जिसमें पोज़ीशन होगा, जिसमें प्रोविज़नल पोज़ीशन होगा, जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे, या सेल डीड, या अगर लीज़ की सूरत में है, सब लीज़ की सूरत में तो सेल डीड होगी और गिफ्ट डीड होगी, मतलब वो रजिस्टर्ड ऑफ़िस में। अब अगर आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो बिल्डर ट्रांसफ़र है तो बिल्डर के ऑफ़िस में आप ट्रांसफ़र चेक करेंगे, और अगर जो है सेल डीड वगैरह है तो उसका सच सर्टिफ़िकेट निकालेंगे और वो जो होगा वो आपका कंसर्न जो है जो रजिस्ट्रार है उसके ऑफ़िस में होंगे। अब डिपेंड करता है कि वो केडीए में है, एमडीए में है, एलडीए में है, या एसबीसीए से है या डीएचए में है। तो जिस जिस प्रॉपर्टी का जो डोमेन, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन है, उस अथॉरिटी के पास जाके आप इसकी वेरिफ़िकेशन करेंगे। ये तो हो गया पहला स्टेप। यानी कि जो अप्रूव्ड लेआउट प्लान जो है वो सेकंड नंबर पे हो गया, और आप जो एनओसी के कंसर्न बॉडी की एनओसी वो नंबर 3 पॉइंट हो गया। और अब जो है, अच्छा दूसरा जो है, अब ये तो ओनरशिप का हो गया। अब जिस प्रोजेक्ट का आप ले रहे हैं, यानी कि अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो उसका अप्रूव्ड लेआउट प्लान होगा किसी भी अथॉरिटी से। और उससे पहले ये ज़मीन का टाइटल है क्या? गवर्नमेंट की तो ज़मीन तो नहीं है, 30 साल ज़मीन तो नहीं है, या उसका जो एक तो ज़मीन का टाइटल क्या है? दूसरा आप ये देखेंगे कि ये अप्रूव कहाँ से हुआ है। मिसाल के तौर पे जो है, अगर ये स्कीम 33 में है, तो स्कीम 33 में कौन-सी सोसाइटी है और उसकी सोसाइटीज़ के हवाले से रजिस्ट्रार है जो सोसाइटीज़ के, उसमें जाके आप मालूम करेंगे। दूसरा एसपीसीए से मालूम करेंगे कि ये जो सोसाइटी है, इसका नक्शा आपने अप्रूव करा है, नहीं करा।
और अगर वो अपार्टमेंट्स की सूरत में है तो उसमें आप देखेंगे कि उसको एसबीसीए की एनओसी मिली है फॉर सेल, और वो एनओसी नंबर क्या है, और एनओसी नंबर आप वेरीफाई करेंगे। आप इवन आप जो है एसबीसीए की वेबसाइट पे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं नंबर डाल के, तो वो आपको बता देंगे इस प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है और इसको कितने फ्लोर का और क्या तफसीलात हैं वो आपको वहाँ पर मौजूद मिल जाएगा। अगर इन केस नहीं मिलता तो आप एसबीसीए के ऑफिस में जाके इसको वेरीफाई करा सकते हैं। और ये हो गया हमारा सेकंड। जो ज़मीन का स्टेटस क्या है, यानी कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से ज़मीनें रखी जाती हैं। मिसाल के तौर पे पार्क्स के लिए रखी जाती है, स्कूल के लिए रखा जाता है, पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए रखा जाता है, पेट्रोल पंप के लिए रखा जाता है, फैमिली पार्क के लिए रखा जाता है। तो ये उन चीज़ों को भी आपने वेरीफाई करना है कि ये जो ज़मीन है ये किस पर्पस के लिए है, पहली बात। दूसरा ये कि अगर ये रेजिडेंशियल है, ज़मीन का स्टेटस रेजिडेंशियल है, तो उस पे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट बन नहीं सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना इस साइंस को कि अगर वो फार्म 2 की ज़मीन है, यानी कि 99 ईयर्स लीज़ है, तो फिर उस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर वो रेजिडेंशियल है तो उस पे आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। उसके लिए आप जो है कि वो घर बना सकते हैं या अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो बना सकते हैं, मगर उसके लिए भी नक्शा अप्रूवल ज़रूरी होती है। नंबर 5 जो है वो ये है कि फिज़िकली मतलब वो मौजूद है, जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, जो आपको कोई बेच रहा है, वो मौजूद भी है। ये उसका कोई उसकी हाल हकीकत कोई मतलब कोई उसकी रियलिटी है। उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप उसके जो साइट है वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर आप विज़िट करें, और वो जो बता रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितने बाय कितने का, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि आप वहाँ पर मतलब वो भी देखें कि वो भी जो है एग्ज़िस्ट करता है, कि कितना उसने एकड़ बताया कि वो मौजूद उसी हिसाब से उतना ही बड़ा प्लॉट है। और दूसरा ये कि ये भी मालूम करना है कि ये जेन्युइनली उसका प्लॉट हो, वो कोई भी जो ऐसा ना हो कोई इंक्रोचमेंट में आ रहा हो, ऐसा ना हो कि वो उसका टाइटल ही अलग हो। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो फाइल लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये हमें बताएं कि ये प्रोजेक्ट किधर है, और वो जो प्रोजेक्ट होते हैं वो कम पैसों में 5 लाख 10 लाख 15 लाख की और किस्तों में वो इस तरह से बेचते हैं। होता ये है कि लोग जो है टेंट लगाते हैं, ऑफिस लगाते हैं, बहुत बड़ी कैंपेन चलाते हैं, और जब वो बिक जाता है और मेरे जैसे सादा लोग जो है उसको खरीद लेते हैं और किस्ता देना शुरू कर देते हैं। फिर कभी उनको ये ख्याल आता है कि हम इसको जाके चेक करें। जब वो चेक करने जाते हैं तो ना उनका कोई ऑफिस होता है, ना कोई साइट होती है, ना उसका कोई प्लाट मिल रहा होता है, और लोग दर-बदर हो रहे होते हैं और वो फाइलें जो है ऐसे ही लेके घूम रहे होते हैं। तो ऐसे हालात से बचने के लिए ये आपको फिज़िकल वेरिफ़िकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि छठा पॉइंट ये है कि आप वहाँ मालूम करें कि यहाँ पर यूटिलिटीज़ क्या है, यानी कि लाइट है, पानी है, गैस है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से है, अमन-अमान है, अड़ोस-पड़ोस में कोई ऐसी आबादी तो नहीं है जहाँ पर अमन-अमान का मसला हो, खड्डे फसाद वाले हों, या ऐसी कम्युनिटी बस रही है तो रोज़ झगड़े हो रहे हों। ये बहुत ज़रूरी है जो है यूटिलिटीज़ ख़ास तौर पे, और फिर ये कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उससे आप कितना दूर हैं, और स्कूल, पार्क्स वग़ैरह रोड के करीब है या मतलब दूर है, वो आप फिर मार्केट्स कितने करीब हैं, वो आपको भी देखना ज़रूरी है। और इतना अबंडेंट तो नहीं है जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, और वो आप ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे एरिया में आ रहे हैं जहाँ पर ये बुनियादी चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं है, तो वो भी जो है एक प्रॉब्लम है। अच्छा, जो 7th पॉइंट है वो ये है कि बिल्डर कौन है? यानी कि बिल्डर के बारे में इंक्वायरी ज़रूरी है, कि ये इनके पहले कितने प्रोजेक्ट्स इन्होंने शुरू करे, कितने इन्होंने कंप्लीट करे, और
इनके जो प्रीवियस रेपुटेशन क्या है, क्या उन्होंने जो वायदे करे, जो उन्होंने चीज़ें कही थी वो उसने प्रोजेक्ट में पूरी करी, उन्होंने क्या टाइमली डिलीवर करा, जितने टाइम में उन्होंने कहा था उस टाइम में उन्होंने डिलीवर करा, उसकी ओवरऑल मार्केट रेपुटेशन क्या है, अगर वो नया भी है मगर ये कि उन मार्केट में उन लोग क्या कहते हैं उसके बारे में, उसकी राय क्या है, उसको जानने वाले कौन है, ये आपको इंक्वायर करना, उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने कीमती पैसे इस तरह से आप किसी के हवाले नहीं कर सकते जब तक कि आप उस बिल्डर के बारे में जान ना लेते हो, जो आपको उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, तब तक आप जो है आप उसकी इंक्वायरी ज़रूर करें। 8वां पॉइंट है वो ये कि अगर आप वो बुकिंग में कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं, तो उसका शेड्यूल मांग लें कि आप उनका जो है पेमेंट शेड्यूल है क्या, कितने टाइम का है, और उसमें आपको जो है कोशिश करें कि आप अगर वो अकॉर्डिंगली है जो आपके चेक लिस्ट के हवाले से वो ओके आ रहा है, तो फिर आप उनको जो भी पेमेंट करते हैं वो एक तो आप चेक के ज़रिए करें, पे ऑर्डर के ज़रिए करें, कैश ना दें, ताकि वो आपके पास एक रिकॉर्ड हो, क्योंकि आपका बैंक स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड है कि आपने इस बिल्डर को इतनी पेमेंट करी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनसे अभी से आप जो आपका जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो आपका फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें लिखवा लें कि ये आप खुद से डॉक्यूमेंट चार्जेस कितने लेंगे। तीसरी बात ये कि पार्किंग अगर है, तो पार्किंग के लिए अलग से तो पैसे नहीं माँगे के बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिल्डर बाद में ये फ़रमाइश करते हैं कि अभी पार्किंग के पैसे भी जमा कराएँ। दूसरा ये कि डॉक्यूमेंटेशन के पैसे क्या है, चार्जेस करते हैं, यानी कि लीज़ वग़ैरह जो यूटिलिटी के कनेक्शन, इसके लिए उसको सारा मिला के डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस कहते हैं। तो वो उनसे पूछ लें कि वो है क्या, कितने कितने में ये फाइनल करेंगे। तो ये जो है चीज़ें, और दूसरा ये कि ये मालूम कर लें आपका अपार्टमेंट की लोकेशन क्या है, वो पार्क फेसिंग है, रोड फेसिंग है, वेस्ट ओपन है, कॉर्नर है, ईस्ट ओपन है, या जो भी है, वो आप जो ऐसा ना हो कि आप जो है जो एक नक्शा बना हुआ है उसमें आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप समझ रहे हो कि ये वेस्ट ओपन है, आप समझ रहे हैं कि ये फलानी लोकेशन का है, और जब आपको पोजीशन मिले तो वो आपको ऐसी लोकेशन का फ्लैट आपको मिले जो आपको मतलब आपकी चॉइस ही नहीं था, तो उस टाइम आपको बहुत बड़ा धचका लगेगा। तो अभी से आप समझ लें, सुकून से समझ लें कि ये कौन-सा होगा। आप उसको बोलें कि मुझे खड़े होके बताएँ कि मेरे अपार्टमेंट का, मेरे फ्लैट का, मेरा प्लॉट का किस तरफ का रुख होगा, कैसा होगा, क्या लोकेशन होगी, तो आप समझ लें, तो ताकि बाद में आपको दुःख ना हो इस बात का। और 9th पॉइंट है कि आप जो है ये इस चीज़ का इंश्योर करें कि ये जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो आपके, या ट्रांसफ़र प्रोसेस जो है वो उसका कंप्लीट हो। अब होता ये है कि बिल्डर, अगर आपने बिल्डर से कोई चीज़ खरीदी है तो बिल्डर ट्रांसफ़र होता है, और उससे पहले आप अगर डील कर रहे हो तो आप पहले से उनसे मालूम कर लें बिल्डर से कि ये जो अपार्टमेंट आप ले रहे हैं, या ये जो प्लॉट आप जो ले रहे हैं, ये कोई इस पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, ये कैंसलेशन में तो नहीं है, या इस पे कोई और मसला तो नहीं है, पहले आप वेरिफ़िकेशन कराएँ, और अगर वो बिल्डर वेरीफ़ाई कर लेता है तो फिर आप जो है आगे एग्रीमेंट करेंगे 10% का, और फिर आपका जो भी शेड्यूल चेंज तय होता है उसी हिसाब से आप पेमेंट करेंगे। और जो बिल्डर की रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, वो उनसे आप ले लें चेकलिस्ट के हिसाब से कि उन्होंने किस एफिडेविट देना है, और बाकी क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर्म है, अखबार में ऐड देना है, या जो भी है। या अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल डीड है, तो सेल डीड के लिए आपको मतलब जैसे ही आपका सौदा होता है, आप टोकन देते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स देती है, सेलर आपको डॉक्यूमेंट्स देता है, और डॉक्यूमेंट्स आप जाके 2 सूरत है, एक तो आपकी रिकॉर्ड जो है आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके किसी से बोलते हैं कच्चा पानी दे के, तो वो अपना कंप्यूटर में देखकर बोल देगा कि ओके। दूसरा तरीका ये है कि आप सर्च सर्टिफिकेट निकालते हैं, वो उसके लिए आप अप्लाई करते हैं, उसका थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है, और वो ऑथेंटिक भी है, तो वो आपको बता देगा कि इसके इतने ओनर है, और
के, और ये आते-आते इसका जो ओनरशिप का जो ट्रेल है वो आके अब इस साहब जिनसे आप ले रहे हैं ये अभी फाइनल ओनर ये है इसके। और ये जो प्रॉपर्टी है लिटिगेशन से पाक है, इस पे कोई मसले मसाइल नहीं है और आप इसके साथ डील कर सकते हैं। तो उस सूरत हाल में फिर आप जो है जब मुतमईन हो जाते हैं, जब आपको सर्टिफिकेट या रजिस्टर ऑफिस आपको ओके कर देता है, आप आगे एग्रीमेंट करते हैं और 10% का एग्रीमेंट करते हैं। उसके बाद अखबार में देते हैं, जो आपको नॉर्मली जो है 15 दिन 2 हफ्ते का टाइम होता है वहाँ कि अगर किसी ने कोई लीगली कोई दावेदार है इस प्रॉपर्टी के हवाले से, तो वो रजिस्टर ऑफिस में कितने दिनों में आके अपना दावा दायर कर सकता है। दूसरी सूरत में इसकी जो सेल डीड की कार्रवाई जो है वो जो है इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है और वो जो है जो नंबर 10 पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिहाज से। ऐसा नहीं कि मैं रियल एस्टेट वाला हूँ तो मेरे मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रियल एस्टेट वाले से कमीशन बचाने के चक्कर में लोग गलत सलत जो है तजर्बे कर जाते हैं। और मेरा ये सबसे मशवरा है कि जो रियल एस्टेट वाले हैं, जो कंसल्टेंट है, वो उनकी जो फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर ये कि अगर उनके साथ आप मिल के ये बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसके फ़वाइद बहुत हैं। मतलब एक तो आपकी जो नेगोशिएशन, ज़ाहिर है जो रियल एस्टेट वाले होते हैं वो उनकी नेगोशिएशन स्किल्स थोड़ी बेहतर होती हैं बमुकाबला जो आम जो सेलर या बायर होते हैं। दूसरा ये कि उनको लीगल एस्पेक्ट का पता होता है, वो बारीक बीनी जानते हैं कि प्रॉपर्टी में कोई मसले मसाइल तो नहीं है, या आगे जाके किस तरह से होगा, एग्रीमेंट में क्या लिखा जाए, किस तरह से लिखा जाए, कौन-कौन सी पॉइंट्स जो है वो अहम होती है सेलर के लिए, बायर के लिए, और क्या ऐसी चीज़ लिखी जाए कि आगे जाके अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो उनकी जो पार्टी है उसको सेफगार्ड कैसे किया जाए। तो ये और बाकी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, वेरिफिकेशन है और बाकी जो मामलात हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, तो वो रियल एस्टेट वाले जो फर्म है या जो एजेंट है या जो कंसल्टेंट है, वो उससे बेहतर कोई और काम नहीं जानता। तो मेरा आप लोगों से ये आपको मशवरा है कि आप ज़रूर रियल एस्टेट वालों को अपने काम के अंदर जो है अपने डील में शामिल करें। अगर आपका वैसे भी कुछ हो रहा हो, जान पहचान वाले भी हों, फिर भी आप उनको डालें बीच में, ताकि जो है आपको आगे जाके कोई ऐसी सिचुएशन आपको ना देखनी पड़े जो बाद में आपको जो है मसले मसाइल में मतलब जाना पड़े। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था और इन्फॉर्मेटिव इस लिहाज से है कि आपने ज़िंदगी के बहुत बड़ा फैसला करना होता है। जो प्रॉपर्टी बाय करता है, आप थोड़ा-थोड़ा पाई जोड़ के घर बनाते हैं, तो उसके लिए जो है कोई सही फैसला करना और सही आदमी के साथ, कंसल्टेंट के साथ होना भी जो है एक आप समझे कि एक सपोर्ट है। तो आइकॉनिक प्रॉपर्टीज़ जो है गुज़िश्ता 10 सालों से इसी काम में है। हम लोगों से ये भी कहते हैं कि आप हमसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं या नहीं खरीदते, आप हमसे हमारे थ्रू सेल करते हैं या नहीं करते, आप हमारे पास प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या भी नहीं करते हैं। मगर ये कि आप मेरे से मशवरा कर सकते हैं और मशवरे के लिए मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूँगा और मुझे खुशी होगी मैं अगर आपके किसी काम आऊँ, आप और मेरा मशवरा आपके काम आए और मेरे मशवरे से आपको एक अच्छा फ़ायदा हो, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा हो कोई खुशी की कोई जो है बात हो नहीं सकती। आप दुआओं में याद रखिएगा और मेरे जो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरी कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कौन सी मेरी चीज़ें जो आप पूछना चाह रहे हैं, जो मेरे
इस ब्रॉडकास्ट में या इस व्लॉग में जो है वो आप समझते हैं कि मेरे से रह गई। कौन-सी ऐसी बातें जो आप समझते हैं कि मुझे कवर करनी चाहिए थी जो मेरे से रह गई? अगर आप मुझे कमेंट्स में बता दें तो मैं आपका मशहूर रहूँगा और अगली व्लॉग में मैं उस टॉपिक को जो कवर करूँगा। आपके कोई सवाल हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं और मुझे खुशी होगी कि मैं आपको उस हिसाब से हेल्प आउट करूँ। अगले वीडियो तक मुझे दें इजाज़त और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।